जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बता दें कि आज इन्वायरमेंट और पॉलिटी का दोनों का मिक्स क्वेश्चन आंसर लाया गया है। ठीक है फ्रेंड। और इससे पहले ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1, 2, 3 का सीरीज बहुत अच्छे से आप लोग देखें, हिस्ट्री का देखें, जीके जीएस का देखें, और अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लेंगे। उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में सब वीडियोज़ का लिंक दिया जा चुका है। और साथ ही साथ चैनल पेज पर जा करके आप अपना ज़रूरत के अनुसार का वीडियो ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में इन्वायरमेंट का और पॉलिटी का। कुछ वन लाइनर हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हैं। देखते हैं कि एमसीक्यू आप कितना सही कर पाते हैं और ये वन लाइनर में से भी आप कितना सही कर पाते हैं, वो इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा, मतलब ओजोन परत जो है ना, वो हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो आपको पता होगा फ्रेंड कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। ठीक है, किन किरणों से? तो पराबैंगनी किरणों से, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज से करती है। ठीक है फ्रेंड, अल्ट्रावायलेट रेज से ये करती है। इसके बाद हम बात करते हैं डियर कि पैरोक्सिटिक क्या है। तो पैरोक्सिटिक जो है फ्रेंड वो वायु प्रदूषक है ना, एयर पोल्यूटेंट है, पैराटॉक्सिक या पैराक्सिटिक। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यानी ग्लोबल वार्म इफेक्ट के कारण जो है ये होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि तापमान इसका बढ़ता है। किसका? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट के कारण इसका क्या होता है, इसका ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण इसका जो है तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश किस राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश में है, यानी किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड, भारत में सबसे अधिक वन है तो वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को ही वनों का प्रदेश कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? फ्रेंड, नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है ना जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाती है। ये पाया जाता है 78%, 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके बाद सेकेंड नंबर में कौन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन पाई जाती है सेकेंड नंबर में, O2। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए। दैट मीन्स किसी क्षेत्र में भी, ठीक है, पेड़ को उगने के लिए न्यूनतम तापमान कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। अपेक्षित न्यूनतम तापमान ये है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर क्या है, पेड़ को उगाने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना है इस तरह का। इसके बाद है, और ये मैक्सिमम पता है कहाँ काम आता है? लैब में काम आता है, टिश्यू कल्चर वगैरह में। ठीक है, टिश्यू कल्चर में काम आता है ये वाला चीज़। इसके बाद है भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र जो है फ्रेंड वो देहरादून में है, वन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है वनरोपण की प्रक्रिया किसकी है? तो वनरोपण की प्रक्रिया जो है ना उसमें ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है वनरोपण मतलब। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में अधिकतर जो वनाच्छादन क्षेत्र है वह आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट मैक्सिमम ये एरिया है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वाला इलाका में। ठीक है, आरक्षित वन है। नेक्स्ट है हरा सोना किसे कहा जाता है? सब क्वेश्चन आंसर एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, ध्यान देंगे। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना वन को कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, वन को। अब अभी तो हमने इन्वायरमेंट देख लिया, लेकिन ये अब आने वाला है आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का एमसीक्यू। इसके बाद भी इन्वायरमेंट का एक सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग इन्वायरमेंट का देखेंगे। ओके, तो पहले क्या है, अभी हमने अब पॉलिटी का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिटी का, ध्यान देंगे। देखते हैं कौन कितना बना पाते हैं आप लोग, कमेंट में जरूर लिखेंगे किससे कितना बना है। ठीक है, भारतीय संविधान में या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो फ्रेंड, जो भारत के अनुच्छेद है ना 19, 20, 21, 22, 4 ऑप्शन है आपके पास। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता किस में दी गई है? तो ये आर्टिकल 19 में दी गई फ्रेंड, आर्टिकल 19 में ये दिया गया है। ओके, आर्टिकल 19। आर्टिकल 29 सेज दैट इंडियन मतलब ये क्या है, एक तरह से एक चीज़ और, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है ना वो आपको बताता है, एफ राइट अधिकार देता है। इसका से एक क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो भारत के संविधान का भाग नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, भाग नंबर 3 में आता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल
35 तक है इसमें, ठीक है, भाग नंबर 3 में। इसमें हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है कि हमारा अधिकार क्या है, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है, आम जनता। लेकिन नेशनल इमरजेंसी वगैरह के टाइम पे ना कुछ कुछ अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ठीक है, या फिर संसद अगर पूरे संविधान में चेंज करेगी तब जाकर के अधिकार पे सीमित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर देखते हैं, ये तो याद हो गया आपको कि भाग 3 में है फंडामेंटल राइट और 12 से 35 तक है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि भाग नंबर जो है किस भाग में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो आर्टिकल 19 में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद यानी किस संविधान के यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड। तो अनुच्छेद जो है वो पहले ये समझ लीजिए कि CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन 2005 में आ चुका है, ठीक है। देखिए तो अब आप खुद से बताइए किस में, तो ऑप्शन नंबर डी कहीं और है, नीचे है डी, बट आप सोच लीजिए, अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो फ्रेंड प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी आर्टिकल में दिया गया है जो कि 19 का फर्स्ट है, ठीक है, 19 का फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आर्टिकल 19 का फर्स्ट में है ना और भी चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड। वो क्या क्या है कि इसमें चारों ओर भारत के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। पहला तो है भाषण की स्वतंत्रता और स्पीच की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें चारों ओर घूम भी सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता है मूवमेंट का, ठीक है। फिर यहाँ पर कहीं ट्रेड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कहीं बिजनेस कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कहीं ज़मीन ले सकते हैं, छठा था। लेकिन ये वाला ना ज़मीन बाउट करना ये ख़त्म कर दिया गया है, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, इसको 300 के क में जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सब इसमें था, कौन कौन था, सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति कर सकते हैं, दूसरा चारों ओर घूम सकते हैं, नेक्स्ट है ट्रेड बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना कहीं बस भी सकते हैं, कहीं पर नंबर लास्ट है बस सकते हैं। लेकिन ये जो है फ्रेंड जो छठा है 300 का क में रख दिया गया है, ज़मीन अपना नहीं, मतलब कि कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर उसको क्या कर दिया गया है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब है कि वो आपसे कोई जनता नहीं छीन सकती है, कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है, वो आपसे जब चाहे तो गवर्नमेंट छीन सकती है किसी काम के लिए, ठीक है। जैसे ट्रेन ट्रैक कहीं पे बनाना हो गया, रेलवे पटरी वगैरह, कहीं हवाई अड्डा खोलना हो गया, तो वहाँ का ज़मीन वो सरकारी मायने में लिया जा सकता है, ठीक है, उसका मुआवजा आपको भले दिया जाएगा। तो ये किस चीज़ में है, हमारा प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो है आर्टिकल 19 का क में है। इसी में कितना प्रकार का राइट है आर्टिकल 19 का क में, तो इसमें टोटल 6 प्रकार का राइट अभी है, 6 प्रकार का अभी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में कितना था, तो फर्स्ट में 7 था, फर्स्ट टाइम में 7 था, ठीक है, जो कि अभी हमने आपको बताया, 7 बता दिया है कि प्रेस और अभिव्यक्ति की है, चारों ओर घूम सकते हैं, वो तो चौथा नंबर में है, फिर सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, और फिर ये चौथा नंबर में चारों ओर घूम सकते हैं, ओके। मतलब कि पहला में क्या है कि प्रेस और अभिव्यक्ति की, दूसरा में सभा कर सकते हैं, तीसरा में संगठन भी बना सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, और चौथा में है चारों ओर घूम सकते हैं। पाँचवा में क्या है, तो पाँचवा में है आपका कि अगर कहीं मान के चलिए घूम लिए ना तो वहाँ पर आप बस भी सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आप। छठा में है ज़मीन खरीदने का था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार नहीं है, ये ख़त्म कर दिया गया है। 7वां नंबर में जो था वो है अभी आप कहीं पर आराम से ज़मीन, मतलब वहाँ पर बस भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कहीं बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छठा जो ज़मीन खरीद सकते हैं वो अब कानूनन अधिकार बना दिया गया है, 300 के क में रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड, मतलब अभी इसमें 6 ही अधिकार हैं टोटल। इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बताइए बच्चों के शोषण के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 24 है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 24 किसके अगेंस्ट है, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से संबंधित है। ये कब पूछा गया है, तो UPPCS 2005 में पूछा गया है, UPPCS 2005 में पूछा गया ये भी कि बच्चों के मतलब शोषण से संबंधित कौन सा है, तो यह है 24। और ये 24 बतलाता है ना 24 कि किसी बच्चों को जो मान के चलिए 0 से 6 या 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि कारखाना वगैरह में या उद्योग इंडस्ट्री वगैरह में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये बताता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद नंबर 29 में ना फ्रेंड ये अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। जैसे अगर कोई अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, तो उनको भी ये क्या करेगा, संरक्षण दे के रखेगा। और आर्टिकल 30 बोलता है, इसी का आर्टिकल 30 बोलता है 29 के बाद 30 कि अगर अल्पसंख्यक कहीं पर ना स्कूल वगैरह में या गवर्नमेंट संस्थान में शिक्षा पाने में
मतलब कि थोड़ा सा एम्बारस फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं उनको लग रहा है, तो उनको सरकार अपने खर्च से ना उनको भी शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था देगी, और इसी के तहत मदरसा वगैरह चलता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है फ्रेंड। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत ना सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि इसका मतलब समझिए, अगर आप कहीं गए और आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार इन फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 में दिया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, ये अगर आपका हनन हो रहा है, कहीं आपको इसको मिलने से वंचित किया जा रहा है, तब आप सिंपली डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारा अधिकार यहाँ पर लूटा जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 32 का यूज करके यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट में जाने की व्यवस्था है कि नहीं? हाई कोर्ट में भी जाने की व्यवस्था है फ्रेंड, और ये बतलाता है आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल नंबर 226 के तहत ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट केस कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हनन किया जा रहा है। या अगर आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं केस करने कि यहाँ पर मेरा हाई कोर्ट ये सर्वोच्च मतलब मूल अधिकार जो है ना उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो याद रखेंगे, 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो है फ्रेंड वो 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। लेकिन ये देखिए, अभी तो हम फंडामेंटल राइट का ये सब क्वेश्चन ऊपर वाला था, लेकिन ये अब आ गया है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 दैट मीन्स कि DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी फिलहाल एफकेट में कि DPSP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एफकेट का 2021 वाले में ना ये पूछा गया था DPSP का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये किस किस आर्टिकल के बीच में है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में हम लोग को पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है फ्रेंड। एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी का ना आपको सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है मेरा इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं चैनल पेज पे जा करके, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बताया जा चुका है, और भी उसमें अभी वीडियोस आएंगे पॉलिटी का। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, सिटीजनशिप सब करेंगे उसमें, लेकिन सिक्वेंशियली करेंगे। ठीक है, धैर्य बना के रखिए, बाकी आपको पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यू कैन शेयर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया 36 से 51 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो कल्याण करेगी, क्या करेगी? कल्याण करेगी। ये किस अनुच्छेद में स्थित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 39 में स्थित है फ्रेंड, 39 में। अब याद रहे ये कौन सा है? ये DPSP का ही है, भाग नंबर 4 का ही है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 का है, DPSP का ही है क्वेश्चन। 39 में बात करता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करेगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये SSC 2013 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 देता है ना, वो क्या करता है? ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। राज्य में ग्राम पंचायत होगा, ये कौन देता है? अनुच्छेद 40 देता है। इसके बाद है फ्रेंड 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है फ्रेंड। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर जोड़ा गया है क्या चीज़ में? मौलिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, इसमें है ना कि इसमें आपको ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, इसे मानना है। ठीक है, उसे पूरा करना है। जैसे कि इसमें 11 को टोटल मौलिक कर्तव्य है, 11 टोटल मौलिक कर्तव्य है इसमें, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि नेशनल चीज़ों को क्या करना है? इज्जत देना है अच्छे से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, डेवलपमेंट में मदद करना है, सब है उसमें अलग अलग चीज़ें, आप देख लेंगे एक बार उसको। ठीक है, वैसे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है, जनरली मेंस में कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, मतलब मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो 51 का क में की गई है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि भारत में अधिकांश वन संपदा मालिक कौन है। ये ध्यान रखिएगा ना कि अब क्या आ जा रहा है, अब आपका आ गया है एनवायरमेंट का दोबारा से, ठीक है, वन लाइनर। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो राज्य है अधिकांश वन संपदा का मालिक। वन महोत्सव किससे संबंधित है, तो ये पेड़ लगाने से संबंधित है फ्रेंड। नेक्स्ट है सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, तो सोपानी कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है फ्रेंड। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो बहुअनुशासिक होती है, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी होते हैं, बहुअनुशासिक होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर कि हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, तो हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं ना उनका योग पर्यावरण कहलाता है, यानी कि हमारे चारों ओर क्या क्या है, पर्यावरण है, यानी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट पर्यावरण है। इसके बाद है फ्रेंड कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा वन है, तो जो वैश्विक पर्यावरण के लिए ना, वैश्विक यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कौन सा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो यह उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है, यह कथन निकोलस दिए हैं। यह कथन क्या है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं का योग है और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है, तो यह निकोलस ने दिए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन सीसी पार्क का है, ठीक है, और ये वाला कथन किसका था, तो ये था निकोलस का कथन था। और ये किसका है, पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह सीसी पार्क का है। नेक्स्ट है विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी, तो ये विलियम हैवेट ने किए थे पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत विश्व भर में। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन है, पर्यावरण का जो जैविक कारक है फ्रेंड वो वनस्पति है, वनस्पति। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि जीवों परिस्थितिकी कारकों का योग परिवर्तन करता है, मतलब जीवों के परिस्थितिक कारकों का योग परिवर्तन करता है, ठीक है, तो यह ए फिटिंग का है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया है निश्चयवाद, ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद। इसके बाद है फ्रेंड वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए थे 2002 में, सतत विकास का। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड, किस तारीख को, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है एंड वेरी 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 थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। और देखिए इसके बाद ना इसमें अभी इसके और सीरीज लाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो भी वीडियोज अपलोड हैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जीके जीएस का, वो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया जा चुका है, ठीक है, लिंक दिया जा चुका है, आप जरूर उसे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।